नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक न्यू टॉपिक पे। और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शाम्भी कंप्यूटर्स एंड एडवर्टाइजर्स में। तो आज का हमारा टॉपिक, या यूँ कहूँ कि आज का हमारा फॉर्म है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि फ़िलहाल 1 मार्च से शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं बच्चों को कन्फ्यूज़न है इसको फॉर्म भरने की, क्योंकि जैसा पिछले 2 साल से आ रहा था, इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए क्या रखा था, तो किसी यूनिवर्सिटी में 2 डोमेन था, किसी में 3 डोमेन था। अभी ये सब हटा के क्या कैसे क्या हो गया है, अभी तक बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है और इसको कैसे भरा जाए, इसी पर हम एक ये वीडियो अच्छे से तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो ठीक है, तो समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जो NTA द्वारा CUET एंट्रेंस टेस्ट की जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें क्या क्या कंडीशन है, कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ हमको ध्यान देना है, ये सब चीज़ इसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एडवर्टीज़मेंट ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कहा क्या क्या है। तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, किसी भी फॉर्म भरने के लिए उसका एडवर्टीज़मेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारे डाउट्स हैं सब एडवर्टीज़मेंट में ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स दिया है, इंडेक्स वाइज इन्होंने बताया हुआ है कि किस यूनिवर्सिटी में क्या कंडीशन है, कैसे क्या भरना है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम, टाइमिंग, पेपर, हर एक चीज़ इन्होंने बाकायदे अच्छे से पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप एडवर्टीज़मेंट भी सही से आप रीड कर ले रहे हो तो आपको कहीं भी फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होने वाली है। हम उसी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे जो बच्चों को कठिनाई हो रही है। बाकी फॉर्म भरना आप इजीली भर लोगे। आई होप कि ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, इजीली से आप भर सकते हो कि उसमें पढ़ते जाओ, फॉर्म भरते जाओ। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, ये वाले बिंदु पे क्या कहा है इन्होंने, ऑलरेडी डेट डिक्लेयर कर दी है। कब से एग्ज़ामिनेशन डेट आपकी होने वाली 8 मई और 1 जून के बीच में, नियर अबाउट। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट 23 मार्च 2025 है और फॉर्म की करेक्शन डेट वो 24 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 तक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, इन्होंने देखो बहुत अच्छी चीज़ बताई है। क्या बताया है, कैंडिडेट में चूज़ अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फीस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट्स। क्या इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट्स अप टू 5 सब्जेक्ट तक चूज़ कर सकता है। इंक्लूडिंग मतलब लेकर, क्या, भाषा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब जनरल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज लेके 5 सब्जेक्ट तक ही चूज़ किया जा सकता है, इसके अधिक का चूज़ नहीं होगा। और उन्होंने फ़ीस क्या बताई हुई है कि अप टू 3 सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करते हो तो आपको जो फ़ीस क्राइटेरिया है, जनरल के लिए 1000, OBC के लिए 900, SC ST के लिए 800, और अगर कोई इंडिया के बाहर का है तो उसके लिए 4500। ठीक है जी, इतना क्लियर है सब लोगों को? ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है, पिछली बार ऐसा था कि भाई 2 डोमेन सब्जेक्ट, जैसे हम प्रयागराज के हैं तो हम लोगों के लिए ये था कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने डिसाइड किया था कि 2 डोमेन सब्जेक्ट आपको चाहिए और एक GS का पेपर होना चाहिए, एक लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए। अगर इतना कॉम्बिनेशन है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आप काउंसलिंग करा सकते हैं आप। ठीक है, ये कंडीशन रखी गई थी, बट इस बार थोड़ा चेंज हो गया है। अभी ये है कि अभी डोमेन सब्जेक्ट केवल एक ही रहेगा और लैंग्वेज का एक पेपर रहेगा और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड है। तो उस हिसाब से देखा जाए कितना टोटल सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गया। 3 सब्जेक्ट इन्होंने फ़ीस कितना डिफ़ाइन किया हुआ है, 1000 रुपये।
ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर और कोई भी डोमेन सब्जेक्ट में जाते हो तो उसके लिए मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उसमें 400 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देना होगा। ठीक है जी, ठीक। इतना आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरी बात देखो, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि टोटल कितना 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और एक पेपर जनरल एप्टीट्यूड का है। अच्छा देखो, ये भी इन्होंने एक जगह देखो डिफाइन किया हुआ है क्या, कि डोमेन सब्जेक्ट एज पर NCERT सिलेबस, और यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड की हैं इन्होंने इसमें भी बताया हुआ है कि जो भी ये डोमेन जितना भी चाहिए यूनिवर्सिटी ने हर एक का अपना अपना डिसाइड किया हुआ है। अच्छा, अब ये एक आप लोगों को क्वेश्चन आएगा मन में कि भाई एक ही डोमेन सब्जेक्ट होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि हर यूनिवर्सिटी का एक डोमेन होगा, ये लग रियलिटी भी है पूरा फॉर्म में देखा जाए टीजन में ये चीज़ नहीं दी गई है कि कितने यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी के कितने डोमेन होने चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आपको NTA की साइट्स पे जाना है। ये मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कितना क्लियर रहे। सिंपली आपको जाना है NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे, सॉरी CUET इसकी वेबसाइट पे जाना है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, सिंपली यूनिवर्सिटी पर क्लिक करिए। में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाइए। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, जिसका क्राइटेरिया आपको देखना है फॉर एडमिशन से रिलेटेड, उसमें हम दे सकते हैं। हमको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में देखना है, तो यूनिवर्सिटी कंट्रोल F, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इसमें मैं देखता हूँ कितना डोमेन होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एंट्रेंस के लिए। तो देखो यहाँ बहुत ही क्लियरली कट साफ बताया गया है। क्या बताया गया है कि फॉर बीकॉम के लिए कि इंग्लिश और हिंदी एंड जनरल एप्टीट्यूड, मतलब हिंदी या इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ कंपलसरी, मतलब हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड ये आपका कंपलसरी है। और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब दूसरा भाग जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट, इसमें से क्या है बीकॉम वालों के लिए डोमेन सब्जेक्ट, कोई एक हो जो क्या अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी या इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आप डोमेन चूज़ कर लेते हैं तो आप बीकॉम के में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो आपका हो गया एंट्रेंस का, जो भी आप फॉर्म या वो भर रहे हो उसको चूज़ करने के लिए। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, बीकॉम करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या क्या दिखाई, साफ बहुत अच्छे से सरल भाषा में बताई गई है। क्या, पास्ड 10+2 इक्विवेलेंट इन कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम ऑफ द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपी। ठीक है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या ऐसे, और एनी एग्जामिनेशन बाय एनी स्टेट बोर्ड, किसी भी राज्य द्वारा उनका राज्य की जो भी बोर्ड हो, या तो आप सेंट्रल CBSE बोर्ड से हो या ICSE किसी से भी हो। ठीक है, क्या होना चाहिए कि आपका इंटर 10+2 या इसके इक्विवेलेंट जो भी आपने किया है, इक्विवेलेंट मतलब क्या, डिप्लोमा वगैरह आगे जो हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा किए जाते हैं, वो भी 2 या 3 वर्ष जो भी रहेंगे वो भी इंटर के इक्विवेलेंट ही काउंट होंगे। तो इसमें यह है कि अगर कॉमर्स बीकॉम में आपको एडमिशन लेना है तो आप या तो कॉमर्स साइड से हो इंटर आपका, या तो साइंस साइड से, दोनों में से कोई भी एक रहेगा, तो आप एलिजिबल है बीकॉम के एडमिशन के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार के सभी कोर्सों को उन्होंने दिया है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दिया है, BSc के लिए भी दिया है। और एक चीज़ आप देखोगे कि क्या, कि जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं एनी वन इन्होंने लिखा हुआ है, एनी वन बिलो सब्जेक्ट। ये मैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स का देख रहा हूँ, और BSc मैथ का भी देख लो आप, इसमें भी सभी में एनी वन
ऑफ द बिलो सब्जेक्ट्स दिया हुआ है। दैट मीन्स इस बार ये हो गया है CUT के एग्ज़ामिनेशन में कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के डालोगे तो हिंदी या इंग्लिश कोई भी, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेना कंपलसरी है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और तीसरा रहेगा आपका कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जाके यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी अपना जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उसको आप ओपन करो वहाँ से, और एलिजिबिलिटी प्रोग्राम यहाँ से वो चेक करो, और क्या क्या होना चाहिए CUT के फॉर्म डालने के लिए वो इसमें बाकायदे अच्छे से बताया गया है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ तो ये हो गया। दूसरा हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट वाला आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को डोमेन सब्जेक्ट का अब जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बाकी मार्किंग स्कीम देख लिए। करेक्ट आंसर देने पे आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, वही आपको गलत आंसर देने पे 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग भी होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन टोटल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो CBT मोड है ये, और टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर। ऑल मतलब 50 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन टेस्ट पेपर के लिए है, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी को करना अनिवार्य है। ठीक है, क्यों अनिवार्य कहा गया है? क्योंकि देखो, अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दोगे तो भी आपका माइनस मार्किंग रहेगा ही रहेगा, या अगर गलत करोगे तो भी। तो इस केस में क्या रहेगा? इस केस में भाई यही करो जो हमारा 1 नंबर माइनस मार्किंग हो ही रहा है, चाहे छोड़ने पे चाहे करने पे, तो भैया गलतियाँ कर दो बट करो। ठीक है, 1 नंबर दोनों सूरतों में करोगे। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी हमको क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, बाकी इन्होंने मोड ऑफ पेमेंट बताई गई है। क्या है मोड ऑफ पेमेंट? वो अपना चाहे UPI डेबिट कार्ड जो जिससे भी करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने CUT का दिया हुआ है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो उस पर आप बिल्कुल अपना बात करके अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं हम। ठीक है, बाकी और फॉर्म में कुछ नहीं है। तो सिंपली अभी हमने क्या हुआ, एक हमने रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, एक आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे भरा जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ हमने एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये हमने ये एक बच्चे का हमने पूरा फॉर्म हमने इसमें भर के रखा हुआ है जो कि जनरल कैटेगरी से है, और सबसे बड़ी बात कि ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसके बच्चे के माँ बाप। ठीक है, एक दुकानदार हैं, उस हिसाब से फॉर्म भरा गया है। ठीक है, एक देखो, एक इसमें पहला मुद्दा सिंपली शुरू से शुरू करता हूँ। कैंडिडेट का नाम हो गया मेल, माँ बाप का नाम, ये जितनी डिटेल ये आपका रजिस्ट्रेशन का भाग है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपके रजिस्ट्रेशन में ही रहेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में ये आप लोग ध्यान देना कि जो भी डिटेल भर रहे हो वो केवल हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के ही हिसाब से ही होना चाहिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन में भी लिखा गया, और जब फॉर्म भरोगे तो पर आपको मिलेगा भी। तो एज़ पर डिटेल जो भी आपकी रहेगी वो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के हिसाब से ही पूरा भरना। उसमें जो स्पेलिंग लिखी है, भले नाम की स्पेलिंग गलत हो या माँ बाप के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो उसको गलत लिख दो। उसमें सुधारो नहीं कि भाई हमारे आधार कार्ड पे ये लिखा हुआ है, हमारे इंटर की मार्कशीट पे ये लिखा है, नहीं, जैसा हाई स्कूल पे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, ये एकदम पूरा आपको क्लियर रहे। तो
बाकी हम लोगों ने फिर यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर ही दिया है। कैटेगरी हमने श्रेणी जनरल चूज़ की हुई है। उसमें विकलांगता का डिटेल पूछ रहा है, तो कैंडिडेट अगर विकलांग हो तो करिए, अदरवाइज़ उसको नो कर दीजिए। उसके बाद क्या आपको मधुमेह है, डायबिटिक, नो, यहाँ पे नो ही रहेगा। अब मुझे लगता है कि 16-17 साल किसी बच्चों को डायबिटिक हो सकती है, बट हो तो भाई उसको प्लीज़ यस कर लेना, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंस, अगर आप शहर में रहने तो अर्बन चूज़ करेंगे, ग्रामीण रहने तो रूरल चूज़ करेंगे। उसके बाद एनुअल फैमिली आय पूछ रहा है, आपकी वार्षिक परिवार की आय कितनी है। तो अगर आय प्रमाण पत्र बना है तो उसमें देख लो, हिसाब से लिख के दे दो। हमारे कैंडिडेट में 72,000 है, 72,000 जो कि 1 लाख तक या उससे कम है, तो पहला ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। 72,000 की आय बनी हुई है सौरभ की, ठीक है। तो यहाँ हमने आय प्रमाण पत्र हमारा हिसाब से 1 लाख तक की श्रेणी में आ जाएगा। माइनॉरिटी अगर है तो यस करिए। माइनॉरिटी आपको क्लियर बता दूँ, माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये सब जितनी बिरादरियाँ हैं अल्पसंख्यक, वो इसमें आएंगी। भले कोई अल्पसंख्यक हो ना हो दूसरी बात है, बट जो माइनॉरिटी में हैं उसमें आप यस करिए। अगर आप हिंदू हैं तो भाई आपको साफ साफ बता दें, हिंदू माइनॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, अगर हो तो यस करिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। और एनसीसी कोटा है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। ठीक है, यहाँ आपका ये हो गया। उसके बाद फटाफट समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये बता रहे कोई भी आईडी दीजिए, या तो अपना आधार नंबर दीजिए या वो दीजिए। तो हमने यहाँ पे पैन नंबर हमने लिखा हुआ, क्योंकि आधार हमारा डिटेल मिसमैच है नाम में। और अगर फॉर्म भरते हैं मगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अगर आधार से मिसमैच हुआ तो नहीं लेगा। तो इस केस में आधार के अलावा कोई एक और आईडी रखिए, नहीं तो अपना पूरा आधार जो अप टू डेट जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखा है उसी अकॉर्डिंग आपका आधार रहेगा, तो आपका ले लेगा। हमारे में थोड़ा मिसमैच हुआ है, इसकी वजह से हमने आधार जगह पैन कार्ड लगाया है, ठीक है। तो इसकी हम यहाँ अपार आईडी अगर आपके पास है तो अपार आईडी बिल्कुल लगाइए, अगर नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे में बताया जैसे हमारे में मिसमैच हो रहा है, तो इसकी वजह से अपार आईडी हमारा नहीं जनरेट हो पाया। अपार आईडी लगाना मैंडेटरी भी नहीं है, बट अपार आईडी होनी चाहिए। तो यहाँ हम नो करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैटर आ गया, जैसा आपको बताया था कि एक आपका लैंग्वेज होना ही होना चाहिए, एक लैंग्वेज कोई चूज़ कर लो और एक जनरल एप्टीट्यूड कोई चूज़ कर लो, ठीक है। हमारे केस में क्या है, बच्चों को क्या करना है, बीएससी करना है, बीएससी इसको मैथ से करना है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इन लोग को हम एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं, हालांकि डिमांड है, बट हम लोग केवल एक ही सब्जेक्ट रखेंगे, मैथ से रख रहे हैं, ठीक है। बीएससी मैथ से करेंगे और एक जनरल टेस्ट। टोटल मिला के कितना हो गया, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक लैंग्वेज हो गई, ठीक है, और एक मैथ का डोमेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये 3 रखा। अच्छा, क्वेश्चन पेपर मीडियम पूछा है, जिस मीडियम में आप परीक्षा देना पसंद करें वो मीडियम चूज़ कर लीजिए। हमने हिंदी चूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेंटर पूछा है, 4 सेंटर टोटल आपसे पूछे जाएंगे, जो आपके एड्रेस के आसपास पड़े वो सेंटर आप चूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद दूसरी फिर ऑप्शन आ रहा है फादर का ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे पिताजी का बिजनेस है तो बिजनेस चूज़ किया। पिताजी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लिख दिया। मदर क्वालिफ़िकेशन तो मदर का ऑक्यूपेशन तो मदर कोई जॉब नहीं करती, हाउस वाइफ है, तो अदर का ऑप्शन चूज़ किया इंक्लूडिंग हाउस वाइफ्स के लिए। मम्मी क्वालिफ़िकेशन तो ग्रेजुएट ये भी हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में चूज़ करके हम नेक्स्ट बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल की आपकी डिटेल पूछी जाएगी, हाई स्कूल आप पास्ड हैं, ठीक है, तो यहाँ पास कर दीजिए। योग्यता किस सन पास 2022 में। स्कूल आपका कहाँ पे है, अगर शहर में पड़ता है तो शहर अर्बन चूज़ कर दीजिए, गांव में है तो रूरल चूज़ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉलेज का प्रकार पूछ रहा है कैसा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालय जो भी। तो हमारे में ये
प्राइवेट स्कूल है कोई, तो प्राइवेट स्कूल लिख दिया। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, जिला प्रयागराज में है। बोर्ड आपका उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड है, परसेंटेज माध्यम। ठीक है, टोटल मार्क 600 का होता है, 600 में से 350 ही पाए हुए हैं, 350 परसेंटेज ऑटोमेटिक उठा लेगा जब आप नंबर यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, रोल नंबर भरना है। रोल नंबर बाद देखिए क्या लिखा है, स्कूल या कॉलेज का नाम और पता। तो भाई इसमें भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसा आपकी हाई स्कूल के मार्कशीट पे है, क्योंकि अभी हम हाई स्कूल की डिटेल भर रहे हैं, जैसा हमारे हाई स्कूल में स्कूल या कॉलेज का नाम लिखा हुआ है वैसे ही हूबहू उतार देना है। ठीक है, भले प्रयागराज की जगह PRG केवल लिखा हुआ तो PRG आपको भी लिखना है। ये नहीं कि पूरा प्रयागराज पूरा स्पेलिंग वर्ड लिखो, नहीं, जैसा हाई स्कूल में वैसे सेम टू डिट्टो आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद कॉलेज का नाम आपका हो गया, फिर जो कॉलेज का पिन कोड है वो आप डालो, नहीं मिल रहा है तो गूगल की हेल्प ले लो, उससे डाल दो। ठीक है, सेम यही चीज़ इंटर वाले भी फॉलो करना है आपको। इंटर डिटेल इंटर की मार्कशीट देख के भरनी है। अच्छा, अगर इंटर आपका नहीं है तो यहाँ अपीयरिंग का ऑप्शन चूज़ कर दो, तो जितना डिटेल भरो इतना उतनी नहीं आएगी। ठीक, मेरे कैंडिडेट पास है तो हमने पास करके दिखा दिया और इंटर की सभी डिटेल भर डाली। ठीक है, उसके बाद ये कैप्चे भी हमने पूरा फिल कर दिया। ओके, सबमिट। क्या आप जुड़वा बच्चे हैं और दोनों CUT के लिए आप आवेदन कर रहे हैं? तो नहीं भाई, जुड़वा बच्चे नहीं है ये। 95207। अगर आप जुड़वा होते तो बिल्कुल आपको यहाँ देना पड़ता डिटेल आपको, ताकि ये ना हो भाई अगले परीक्षा है, अगला कोई और देख चला है परीक्षा, इसी का कोई और बोर्ड बैठ गया, तो ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए माता पिता अभिभावक के मोबाइल नंबर देने हैं। कोशिश करिएगा अपने माँ बाप के ही मोबाइल नंबर दीजिए और किसी को ना दीजिएगा अपना कोई एडिशनल नंबर या दोस्त और यारों का नहीं। बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ही मेन डिटेल है ये। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में केवल अपने मम्मी या पापा किसी एक का मोबाइल नंबर रखिए। ईमेल ID मैंडेटरी और सभी मम्मी पापा से पास ईमेल ID नहीं हो सकता, तो उसमें आप अपनी भी ईमेल ID दे दो, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट कोशिश करना कि मोबाइल नंबर केवल अपने मम्मी या पापा का ही देना। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। फ़ोटो साइन सिंपली अपलोड कर देना है। अच्छा, फ़ोटो साइन में कंडीशन ही क्या है, क्या रखा है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए बिना मास्क के और 80% चेहरे के साथ। ठीक है, सिंपली फ़ोटो आपकी जो भी रहे उसको अपलोड करना है। साइज़ बताया 10 से 200 KB के बीच में। और फ़ोटो का नाम क्या होना चाहिए? SA, क्योंकि हमारे में कैंडिडेट नाम सौरभ है, तो इसलिए फाइल का नाम शुरुआत के 2 अक्षर जो भी आपका कैंडिडेट है उसका शुरुआत का, उसके बाद अंडरस्कोर, फिर फ़ोटो, ये पूरा कैपिटल लिखना है। ठीक है, एक बार मैं आपको लाइव अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। ये हमने ओपन किया, उसके बाद सिंपली आप ओरिजिनल अपलोड ओरिजिनल कर दो बस, और अपडेट कर दो बस। ठीक है, कुछ इस तरह फ़ोटो हमारा अपलोड हो जाएगा। साइन भी इसी तरह अपलोड करना है। जो भी कैंडिडेट का नाम उसका शुरुआत के 2 अक्षर इन कैपिटल, अंडरस्कोर और सिग्नेचर, पूरी चीज़ कैपिटल में होगी। ठीक है, नाम की शुरुआत के 2 अक्षर के बाद अंडरस्कोर लगेगा, फिर सिग्नेचर या फ़ोटो जो भी है उसका फ़ाइल का नाम इसी तरह होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर फाइल का नाम इस तरह आप नहीं लिखते हो तो आपका फ़ोटो साइन अपलोड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यह भाग भी हो गया। अब कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्म भरकर रेडी हो गया है। अच्छा, इसके पहले वाले में क्या होता था, यूनिवर्सिटी का नाम पूछता था और सब यूनिवर्सिटी सेपरेट आपको चूज़ करनी रहती थी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं पूछा है, सिंपली आपको एक ही फॉर्म भरना है विदाउट यूनिवर्सिटी का नाम किसी का पूछे हुए, और एक ही फॉर्म से आप हर एक जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सभी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये थोड़ा अच्छा काम हुआ है इस बार कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी सेपरेट वाइज हमको चूज़ नहीं करनी पड़ रही है। नहीं, पिछले 2 साल से अलग अलग चूज़ करो, उसमें कुछ बच्चों की ये रह जाती थी, कुछ वो रह जाता था, बाद में पता चला यूनिवर्सिटी ये ऐड करिए। तो ये बहुत अच्छा है भाई, सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक फॉर्म, वो यूनिवर्सिटी नहीं चूज़ करना पड़ रहा है। और सभी के लिए जैसा हमको बाद में समझ में आया, हमारी कुछ व्यवस्था हो जाती दिल्ली या कहीं और जाने की, तो हम इज़िली बाद में जा सकें।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो सिंपली बस यहाँ आई एग्री कर दो, आई एग्री करके बाद फाइनल सबमिट कर दो। ये हमने सबमिट कर दिया। सिंपली कह रहा है येट टू वेरीफाइड योर ईमेल आईडी, अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करिए। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम, इस पर OTP जाएगी। OTP आपकी जो भी मोबाइल जो अभी आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उस पर आपका ईमेल आईडी पे जो है OTP आ जाएगा। तो अपना उसमें देख लो आप क्या OTP आया है। ठीक है, कैप्चा ये डालना पड़ेगा आपको तभी OTP जाएगी। 946G20। ठीक है, सबमिट एंड गेट OTP कर दिया। कैप्चा मैच एंड OTP विल बी सेंड। ठीक है, OTP बहुत तेज़ी से आ रही फ़िलहाल। तो OTP लेने 830। उसके बाद यहाँ आप वेरीफाई कर दीजिए। OTP आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। सिंपली यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पे क्लिक किया। ठीक है, कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लो, देख लो सभी में ऑप्शन दिया हुआ है, डेबिट, क्रेडिट, UPI, नेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक। तो मैक्सिमम इसमें UPI सबसे ज़्यादा फेमस है और UPI इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी मेरे ख्याल से HDFC, ICICI कोई भी बैंक का गेटवे उठाओ। HDFC में प्रेफर कर रहा हूँ, HDFC का गेटवे हमने उठाया। प्रोसीड टू पेमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप चूज़ कर लो, UPI चूज़ कर लो। ये फ़ोन पे सिंपली अपना जो है UPI एड्रेस डालो, वेरीफाई करो, प्रोसीड टू वेरीफाई। अच्छा, अब आई होप कि आप लोग को UPI एड्रेस आराम से ढूंढना आ जाएगा या आता होगा। लिख के उसको प्रोसीड कर दो, वेरीफाई करके पेमेंट करा दो। तो इस तरह आपका फॉर्म पूरा कम्प्लीटली भर जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इजीली फॉर्म भर जाओगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना अब आपको काफ़ी अच्छा क्लियर होगा और आप इजीली से अपना फॉर्म भर पाओगे विदाउट हेल्प ऑफ एनीवन और एनी साइबर कैफ़े। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। बाकी आप इस YouTube वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और एक सी और छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।